एक और चैनल मैंने बनाया है DS क्लासेस 2007, DS क्लासेस 2007। उस पर केवल इंग्लिश के जितने भी इंग्लिश के होंगे, ग्रामर चाहे ट्रांसलेशन या लिटरेचर, सब के सब उसी पर अपलोड करेंगे हम लोग। ठीक है, आते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक साइड से अगर देखा जाए तो हमारे क्लास के लिए भी, और दूसरा एक पर्सनली भी। पर्सनली का मतलब आज जिस एग्रीकल्चर, अगर भारत का देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब आज भी देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में पूरा तरह से इंगेज है। जितना अगर एम्प्लॉयमेंट देखा जाए, रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ है? एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर जो हमारे देखा जाए, जब कह रहे हैं कि सर इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है और कृषि पर ही हमारी जीवन निर्भर है, तो यह एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जरूर कुछ हम लोग सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, तो पहले इस चैप्टर का हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअली क्या है ये। दूसरा हम लेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमने परिचय ले लेंगे कि सर एग्रीकल्चर क्या होता है। दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे सर हमारे यहाँ खेती कितने तरह की होती है। तो इसके बाद दूसरा जानेंगे सर इतनी तरह की खेती होती है तो इस खेती में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब कितने तरह के फसल लगा लिए जाते हैं हम लोग के यहाँ। अच्छा, फसल जब लगा लिए जाते हैं तो सर हमारे यहाँ मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। तो ही उसके बाद अगला सीखेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, कि सर फूड क्रॉप्स के बाद कुछ ऐसे भी ग्रेन्स हैं जो हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। अच्छा, फूड को छोड़कर दूसरे नॉन फूड क्रॉप्स भी हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। वहीं अगला देखा जाए कि सर इतना प्रोडक्शन जो हमारे देश में हो रही है, तो और जो हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर इतना महत्वपूर्ण है, क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सुधार की है, कोई स्कीम्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसी को आगे देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद अगला ये देखेंगे कि हमारे नेशनल इकोनॉमिक्स में, या चाहिए नेशनल इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है। हम कहते हैं ना कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस चीज़ का इतना योगदान है, इसका ये योगदान है, तो हमारी एग्रीकल्चर जो इतना महत्वपूर्ण है तो ये कितना योगदान रखता है। यहाँ तक ये सीखेंगे कि सर फूड सिक्योरिटी क्या होती है। इसके बाद ये समझे कि एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हमें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे। आते हैं, पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात कही जाए तो मैंने आपको बताया भी कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, मतलब भारत जो एक कृषि प्रधान देश है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए रोजगार, आपको जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, आज भी आधे से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर में बिजी है। आज भी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बिजी है। आप इतिहास उठाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार या कॉलोनियल सरकार हमारे यहाँ आई या 200 साल 250 साल शासन की ना, तो सबसे ज़्यादा मुख्य हथियार वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से क्या करती थी, एग्रीकल्चर से कमाई करती थी। इसी प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से बहुत सारा ले जाकर अपने देश में इसको मैन्युफैक्चर करती थी या फिर मतलब कई तरह से इसको बेचती थी दूसरे कंट्री में। मतलब समझिए तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इस इंडिया का बैकबोन है। और जो हमारे एग्रीकल्चर का बैकबोन है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री एज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कि आज भी अगर चली जाइए ना, आधा से ज़्यादा जनसंख्या आपको एग्रीकल्चर में इंगेज दिखाई देगा भारत में। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक गाँवों का देश है। जब हम ये जानेंगे कि सर भारत जब कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ कृषि से ही जब सब कुछ होता है, एग्रीकल्चर से ही सब कुछ होता है, तो हमको समझाइए कि एग्रीकल्चर यहाँ था, इसमें खेती कितने तरह की होती है। तो आगे हमको यही चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमारे यहाँ कितने तरह की खेती होती है। तो मुख्यतः हमारे यहाँ 3 तरह की खेती होती है। पहला प्राइमेटिव, दूसरा इंटेंसिव और तीसरा कमर्शियल। पहला समझेंगे प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। तो प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जहाँ पर छोटी से ज़मीन के टुकड़े पर घरेलू औजारों का प्रयोग करके हम थोड़ा अपने घर परिवार को जिलाने के लिए जो खेती करते हैं, उसे ही हम लोग प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग आपको स्लैश बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी देखा जाएगा। कहिएगा सर स्लैश बर्न एग्रीकल्चर क्या है।
तो स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है स्लैश बर्न, मतलब स्लैश मीन्स काटना और बर्न मीन्स जलाना, काटना जलाने वाला, काटने जलाने वाला एग्रीकल्चर। मतलब जंगल का एक बड़ा सा क्षेत्र या जंगल का छोटा सा क्षेत्र जिसे हम काट देते हैं और काट कर उसे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और जला देने के बाद देखिए जला देंगे, फिर बरसात होगी ना, तो बरसात होने के बाद वो सभी राख जो है मिक्स हो जाएंगे। फिर अपन हम लोग वहाँ कुछ दिन 2 साल 4 साल खेती करते हैं। जब अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है तो फिर हम दूसरे जगह जंगल की कटाई करते हैं और जंगल की कटाई करके फिर उधर खेती करते हैं और तब तक से 2-4 साल में इधर क्या आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं, फिर से वो जंगल बन जाता है। ठीक है, इस तरह की खेती को हम क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इस तरह की खेती में आपको देखिए दिया ना, हेल्प ऑफ प्राइमेटिव टूल्स, जैसे हो हुआ, दा हुआ, मतलब कुदाल हुआ, फरसा हुआ, खुरपी हुआ, सभी सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर चले जाइए इस तरह की खेती स्लैश मतलब प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग हमेशा मानसून पर डिपेंड रहती है। मानसून बरसात होती है ना तो अच्छा खेती हो जाता है। यहाँ तक कि नेचुरल फर्टिलिटी चाहिए, नेचुरल फर्टिलिटी होती है, इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग अलग से खाद डालते हैं। साथ ही बोला सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन, फसल ग्रो करने के लिए वहाँ पर क्या सुटेबल करता है वैसा फसल ग्रो होता है। मतलब आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग छोटे से ज़मीन पर हम लोग अगर घरेलू औजारों का प्रयोग करके, कुदाल फरसा ये सब प्रयोग करके, साथ ही नेचुरल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके हम थोड़े से लैंड पर जो खेती कर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग आपको स्लैश बर्न एग्रीकल्चर भी दिखाई देगा। जिन जंगलों को काट दिया जाता है, काट कर जला दिया जाता है, 2-4 साल खेती किया जाएगा, फिर साइड में जलाया जाएगा, फिर खेती किया जाएगा, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। इस स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को और भी दूसरे जगहों पर दूसरे तरह से नाम से जाना जाता है। झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, मिल्पा कहा जाता है, दहिया कहा जाता है, बेवार कहा जाता है। आपके बुक्स में बहुत सारी जगह का नाम दिया है, कभी कभी परीक्षा में पूछता भी है कि दहिया मतलब किस खेती को कहा जाता है, बेवार किस एग्रीकल्चर को कहा जाता है, किन जगहों पर कहा जाता है, तो थोड़ा आप देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझ गए कि सर चलिए मान लिए कि छोटे से लैंड पर हम जो खेती करते हैं ना वो मतलब कि प्राइमेटिव हुआ, लेकिन एक बड़े ज़मीन पर भी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, इंटेंसिव फार्मिंग का अगर चले जाइएगा कि एक बड़ा सा लैंड साइज हो, उस लैंड सॉरी बड़ा लैंड साइज कर रहे हैं, छोटा सा लैंड साइज हो जिस पर प्रोडक्शन ज़्यादा करना हो, प्रोडक्शन ज़्यादा करना हो, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करेंगे। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र से यूज करेंगे। तो जो फर्टिलाइज़र यूज करके जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो करते हैं ना, कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़मीन कम है, तो उस समय उस पॉपुलेशन के ज़्यादा पॉपुलेशन के प्रेशर के वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। ये हमारे यहाँ होता है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, गेहूँ का हो चाहे चावल का हो, आज भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए लोग क्या करते हैं, केमिकल सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। यहाँ देखिए तीसरा हमारे यहाँ खेती होती है कमर्शियल। ये कमर्शियल फार्मिंग आपको देखिए क्या होता है, ये व्यावसायिक खेती होती है। व्यावसायिक खेती में सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा HYB सीड्स यूज किया जाता है, यूजिंग हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। सबसे ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बोला कि इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है या पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल फार्मिंग वह फार्मिंग जो व्यवसाय के लिए किया जाता है, व्यवसाय के लिए, जैसे प्लांटेशन। प्लांटेशन में एक बहुत बड़े जमीन के क्षेत्र पर किसी एक ही तरह का प्लांट बहुत बड़े एरिया में लगा दिया जाता है। जैसे केला ही बहुत दूर तक लगा दिया जाए, सेब ही बहुत दूर तक लगा दिया जाए, तो वो क्या है, वो क्या हो गया, एक प्लांटेशन हो गया। आपने वो क्या किया, आपने कमर्शियल के पर्पज से किया। इस तरह कमर्शियल फार्मिंग में सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी ना कमर्शियल के रूप में होगा वो, तभी ना कमर्शियल के रूप में होगा, व्यवसाय के रूप में। ये इस तरह की भी खेती हमें दिखाई देती है। चलिए आप जान गए कि सर हमारे यहाँ 3 तरह की खेती होती है। इसके आगे जानेंगे कि सर 3 तरह की खेती में हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न कितना है, साल में हम कितना क्रॉपिंग पैटर्न चलता है। तो हमारे यहाँ 3 तरह का क्रॉपिंग पैटर्न चलता है।
एक रबी चलता है, एक खरीफ चलता है और एक जायद चलता है। सवाल ये बनता है कि सर रबी कब होता है, रबी का सीजन कब आता है? तो हमारे यहाँ चलिएगा रबी में आपको अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर जब ठंडा आरंभ होता है ना, उसी समय जो है अक्टूबर टू दिसंबर में रबी क्रॉप सीजन चलता है। उस समय जैसे गेहूं हुआ, अब देख लीजिए बार्ली हुआ, पी हुआ, ग्राम हुआ, मस्टर्ड हुआ, ये सभी जो है अक्टूबर और दिसंबर में इनकी बुआई की जाती है और अप्रैल टू जून तक, अप्रैल मई जाते जाते कटाई कर दी जाती है। ठीक है, ये होता है रबी क्रॉप्स। देख लीजिए अपने से इमेजिन करिए, वाकई में सर हमारे गांव घर में या फिर हमारे कंट्री में इस तरह की खेती होती है कि नहीं होती है? होता है ना। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मानसून के समय जो मतलब हमने क्रॉपिंग, जो मानसून के समय जैसे अभी बरसात हो रही है, तो बरसात में हम क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है पैडी हुआ, मेजे हुआ, जवार हुआ, बाजरा हुआ, तूर हुआ, है ना, ये सब, ये इस समय आप चले जाइए, ये सभी बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर जाते जाते इनका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। तो ये अब सोचिए, एक हमने अक्टूबर टू दिसंबर, एक मेरा क्रॉपिंग पैटर्न ये हुआ और दूसरा हमने मानसून के समय कर लिया। तो आपको लग रहा है ना कि सर साल में जो होता है, तो साल में हम कितना क्रॉपिंग पैटर्न कर रहे हैं, तो 3 तरह का हो जाता है, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। कहिएगा जायद कब होता है? तो इन दोनों के बीच में देख लीजिए, इन दोनों के बीच में ये क्या कहा है, ये किसने बोला, ये देखिए इसको, ये क्या बोला था कि हम मानसून, अभी मानसून आ गया ना जुलाई, तो जुलाई से आप कहाँ चल दिए, देख लीजिए जुलाई से आप कहाँ तक चल दिए, ये जुलाई से अगर आपने जुलाई में लगाया, सितंबर अक्टूबर तक काट लिया तो ये खरीफ हो गया, और सितंबर अक्टूबर काटने के बाद आपने रबी लगा दिया, तो आ गए ना आप जून तक, आ गए ना जून तक। तो अब जून तक आ गए, तो हमने क्या कहा था कि अप्रैल तक कटाई कर लिया जाता है, लेकिन बीच में जो मई जून बच गया, इसके बीच का जो समय बच गया, इसी बीच में क्या कर लिया जाता है, जायद की खेती। देखिए क्या लिखा, बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, कि रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो समय होता है, उसी समय क्या होती है, जायद की खेती की जाती है। जायद गर्मी के सीजन में होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स, ये सब प्रोडक्ट किया जाता है, ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं इस समय खेती। ठीक है, खेती में सबसे अच्छा पैसा होता है, सबसे अच्छा, बस ये समझिए कि थोड़ा सीजन चेंज हो। अभी जैसे बरसात का सीजन आ रहा है, अभी विंटर सीजन का कोई सब्जी, अभी गोभी उतार दे, गोभी जो विंटर सीजन में हम लोग को मिलता है ना, पता है ना, कुछ दिन बाद हम लोग को गोभी मिलता है, गोभी अभी उतार दे, तो आपको क्या लगता है कि कोई किसान अभी गोभी प्रोडक्शन करके मार्केट में निकाले, तो पता है उसका प्राइस कितना होगा, हाई होगा ना, अच्छा इनकम हो जाता है। अब जो ठंडा के सीजन में जो ठंडा के सीजन में, जो गर्मी के सीजन में मिलने वाली सब्जी है, अगर उसको हम ठंडा के सीजन में उतार दें तो पैसा अच्छा अर्निंग हो जाएगा ना। ये तकनीक होती है एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा कमाई होता है। ठीक है, आइए अब हम जान जाते हैं कि सर हमारे यहाँ 3 तरह की, चलिए मान लीजिए, हम मान लिए कि 3 तरह का होता है, लेकिन इस 3 तरह में ये बताइए कि हमारे यहाँ मुख्य फसल कौन कौन सा उगाया जाता है। ठीक है, मुख्य फसल कौन कौन सा है? तो हमारे यहाँ मुख्य फसल, देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य फसल है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला राइस। राइस जानते हैं कि राइस को अगर चला जाए, हम भारतीय लोग राइस सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल। हाँ, वही चले जाइए आप रेस्टोरेंट में, तो हम लोग घर पर उबाल कर खा लेते हैं, और रेस्टोरेंट वाले थोड़ा सा जीरा राइस, थोड़ा मिर्च मसाला डाल देंगे, तो लगेगा कि वाह क्या स्वादिष्ट बनाया है, अरे घर का अच्छा है वो, बल्कि और वो थोड़ा सा जीरा उरा डाल देगा तो बहुत अच्छा हो गया कि नहीं। चलिए राइस, चावल का हम लोग क्या, हम लोग चावल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो चावल अगर चले जाइए, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पर चावल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में है दुनिया में। दुनिया में चावल सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना, और दूसरे नंबर पर भारत। ठीक है, इंडिया। चले जाइए, यह है खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब ये मानसून के समय में चावल का हम लोग बुआई करते हैं, और अक्टूबर सितंबर जाते जाते इसकी हम लोग कटाई कर लेते हैं। चावल उगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, चावल उगाने के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए चावल धान उगाने के लिए। यही नहीं, यहाँ पर रेनफॉल कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। सोचिए रेनफॉल 100, और हमेशा इसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। आप देखे होंगे खेतों में कि अक्सर अभी धान की खेती की जा रही है ना, तो धान की खेती में हमेशा ह्यूमिडिटी बनाई रहती है, हमेशा आपको लगे कीचड़ जैसा बना रहता है, क्योंकि उसमें हमेशा क्या है, ह्यूमिडिटी बनी रहे, इसलिए इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए धान के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, धान जो है
अब समझिएगा हमारी बात को, पूरा एक पॉइंट में बता देते हैं सब, ठीक है। ये समझिएगा, एक बात में बता देते हैं। अगर चावल का लीजिएगा, भारत जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है चावल प्रोडक्शन में। दूसरा, चावल अर्थात धान की प्रोडक्शन करने के लिए या खेती करने के लिए हम लोग को 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात चाहिए। यहाँ तक कि हाई ह्यूमिड चाहिए, हमेशा खेत में जो है ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से प्लस चाहिए ताकि पक के तैयार हो सके। साथ ही अगर देखा जाए कि राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है, अर्थात मानसून के समय में इसकी बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर जाते जाते इसे कटाई कर ली जाती है। यही नहीं, चावल सबसे ज़्यादा चल जाइएगा तो भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब जैसे पश्चिम बंगाल हुआ इस क्षेत्रों में, और नॉर्थ का मतलब जैसे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में चले जाइए, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा देखते हैं गेहूं, आइएगा अब दूसरा समझते हैं गेहूं। गेहूं का अगर बात लीजिएगा तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीड क्रॉप है गेहूं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, ये भी इसका भी आज भी हम गेहूं से यूज करते हैं। कभी अगर बिजनेसमैन वाले ध्यान दें कि गेहूं से बिस्कुट बना लेते हैं लोग, गेहूं से वो क्या करता है ब्रेड बना लेते हैं लोग, तो गेहूं से बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके मार्केट्स बनाते हैं। आज भी बिजनेसमैन वाले चावल से भी अगर चाह जाए तो ब्रेड बनाना, चावल से वो क्या कहलाता है तेल में फ्राई करके बनाया जाता है ना, उसको भी बना ले। तो अब ये हम लोग जैसे नहीं चिप्स होता है, चिप्स की तरह इसके भी राइस को भी बना कर दिया जाता है, तो इसका भी यूटिलाइजेशन होने शुरू हो जाएगा। तो समझिए गेहूं की तरह इसका भी डिमांड हो जाएगा। गेहूं का अगर लीजिएगा तो गेहूं आज भी अगर गेहूं चले जाइए, गेहूं पर ये मत सोचिएगा कि हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, नहीं, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर गेहूं पर भी हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी, उत्तर का मतलब क्या हुआ, जो पंजाब हरियाणा देख रहे हैं आप, और उत्तर पश्चिम का जो आप गुजरात राजस्थान एरिया देख रहे हैं ना, उन सभी क्षेत्रों में चले जाइएगा, गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। गेहूं के लिए आपको 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ठीक है। ये देखिए 50 to 75। विंटर सीजन जब आता है ना, जाड़ा का मौसम, तो जाड़ा के मौसम में देखिएगा कि जब किसान खेत में गेहूं लगा देते हैं तो गेहूं का जब पौधा थोड़ा तैयार होता है तो उसी समय हल्की बरसात होने लगती है। और बरसात होती है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5-6 घंटा कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बरसते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि क्या कर दिए, बंद कर दीजिए, मेरा टोपी और मोफलर दोनों भीग गया है, बाकी सब बच गया है, ठीक है। ये अक्सर हम बोलते हैं ऐसा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो उस समय जो है वही बरसात जो है गेहूं के लिए सबसे फायदेमंद होता है। तो गेहूं का आप देखिएगा, भारत जो अगर देखा जाए, भारत जो दुनिया में चाइना के बाद प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। भारत में सबसे ज़्यादा नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसको उपजाया जाता है। ये ज़्यादातर आपको गंगा सतलज प्लेन मतलब पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जाती है। गेहूं उपजाने के लिए हम लोगों को 50 से 75 अर्थात 50 to 75 सेंटीमीटर बरसात चाहिए। साथ ही इसको पकने के लिए सनशाइन चाहिए, और वही अप्रैल में सनशाइन आता है तो पक जाता है गेहूं, तो हम लोग काट लेते हैं। गांव में जाइएगा ना, गांव में अगर कोई लड़का हो, गेहूं अगर पक गया हो तो लड़के लोग जो होते हैं ना गांव में, क्या करते हैं कि दूसरे के खेत में जाते हैं, जाकर उसको क्या करेगा, सब पका हुआ गेहूं का बाली होता है तुरंत टूट जाता है, और टूट कर उसको जो है एक बोरा पर बिछा कर आराम से उसको पूरा हल्का करके ले जाकर दुकान पर 20-25 रुपये किलो में बेच देगा, ठीक है। इतने सब होते हैं, इसीलिए किसान को देखोगे तो पूरा दिन रात उसको देखना पड़ता है, ठीक है। गर्मी के सीजन में उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण गेहूं का सीजन होता है, कोई जरूरी नहीं कि हम ही लोग के लिए है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिलेट्स तो कहिए मत, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम तो ये समझिए कि चाउमीन चिल्ली से ये बढ़िया है। चाउमीन और चिल्ली और पास्ता से मिलेट सबसे 1000 गुना बढ़िया है। ये मिलेट्स में सबसे ज़्यादा आयरन कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है। ये आयरन कैल्शियम अगर हमें चाहिए, बॉडी में कमी होती है ना, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं ना, हाँ। और हम कहावत तो कई बार बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो दादाजी थे ना, तो दादाजी जो है इस धरती पर जिए तो कुआं का पानी पी के, नहीं दादाजी ने परदादाजी का है, परदादाजी जो थे वो जिंदगी बेचारे जिए अपना, किसका पानी पिए थे जी, तालाब का, हाँ हमको याद है चूँकि हम उस समय थे, ठीक ना। तो परदादाजी जो है पानी अपनी ज़िंदगी वो लोग जिए तालाब का पानी पी के,
दादाजी जी ये कुआं का पानी पी के, अब पापा जिंदगी बिता रहे हैं चापाकल का पानी पी के, और लड़का मांग रहा है आरओ। बड़ा विडंबना है। आरओ का पानी पी रहा है सब। अभी आरओ पानी जो है पूरा फिल्टर्ड कर देता है ना, फिल्टर्ड करके अभी क्या रिसर्च में आया कि आरओ के पानी से पूरी तरह से मैग्नीशियम क्या हो जा रही है, गायब हो जा रहा है। इसी वजह से हम लोग के बॉडी में मैग्नीशियम एमजी का कम हो जा रहा है, मैग्नीशियम का। इसीलिए बल्कि हैंडपम्प का पानी पियो। देखो लेकिन अब हैंडपम्प का भी पानी पीना ना बहुत थोड़ा अलग प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि हम खेतों में जो यूज कर रहे हैं ना केमिकल्स, जो फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, वही फर्टिलाइजर्स जो है क्या कर रहा है, नदियों में चला जा रहा है, तालाबों में चला जा रहा है, और वही पानी फिर कहाँ जा रहा है, अंडरग्राउंड, और वही पानी हम लोग पी रहे हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट। उससे अच्छा कि आरओ का ही पियो। दोनों तथ्य सही ही है। किधर बोले जी, आगे चलिए मिलेट्स का देखते हैं। मिलेट्स में हमने क्या बताया, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी ये सबसे महत्वपूर्ण मिलेट्स हैं, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण मिलेट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिलेट्स है ये, सबसे ज़्यादा जो है आयरन, कैल्शियम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको इनसे मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए, इसमें हम लिखे भी हैं, या हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। आइए दाल पर, मेजर क्रॉप्स में दाल भी हम लोग ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। बस अंतर यह है कि हमारा भारत जितना दाल का प्रोडक्शन करता है उतना दाल कंज्यूम भी करता है, जितना प्रोडक्शन करता है उतना कंज्यूम भी करता है। मतलब दुनिया में हम सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन करते हैं। सोचिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है जीभ कहें कि मुँह कहें कि स्वाद कहें, बहुत ज़्यादा खाने में हम लोग आ गए हैं, नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा वेराइटी आज भी मैं देखता हूँ, यूट्यूब पर मैं सर्च करता हूँ, अगर कोई रिसाइप वाला जो रेसिपी बनाता है ना, रेसिपी बनाने वाला अगर कोई चैनल हो, मैं देखता हूँ कि लोग इतना देखता है उसको, जैसे हमको लगता है कि आधा देखकर ही भूख मिटा लेता है सब। भले सीखना बाद में आए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग देखते हैं। अब मेरा भी हम देखेंगे तो मन इधर उधर चल जाएगा, उससे अच्छा है कि हम चल रहे हैं आगे, ठीक ना। पल्सेस आते हैं। पल्सेस में हमने क्या बात किया कि जो है भारत क्या है, भारत दाल के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है और कंज्यूमर में भी नंबर 1 है, ये याद रखिएगा। दाल अगर चले जाइएगा तो दाल को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल की बात रहेगी तो ट्रॉपिकल एरिया मैंने कल समझाया था सभी लोगों को, ठीक है। खैर ज्योग्राफी में समझा देंगे कि दाल एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों जगह ये ग्रो किया जाता है। दाल को अगर लीजिएगा तो इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। दाल के लिए तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल का बात रहा तो बरसात कितना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। यही दाल के लिए अगर चले जाइएगा उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश हम लोग भूल गए हैं, मध्य प्रदेश अगर चले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, किसी को मैं 5 सेकंड के अंदर बोल दूं कि 5 प्रदेश का नाम बताओ, कौन बताएगा? तो थोड़ा यहाँ पर सामने आकर बोल लीजिए ना, थोड़ा सा अगर 5 दिन से नाम बता दीजिए तो थोड़ा कंटिन्यू। अब तो टाइम खत्म, इतना सोच लिए तो गड़बड़ हो गया। हाँ प्रदेश, चलिए आगे चलते हैं, अब नहीं पूछेंगे तब। अब इतना टाइम दे दिए तो कोई भी बता देगा कि सर 5 प्रदेश कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ देखिए दाल का अगर देखिएगा, अब दाल को समझिए, दाल पर पूरा टॉपिक से याद कर लीजिए। सर दाल की अगर बात करिएगा तो दाल जो है इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करता है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, सबसे ज़्यादा उत्पाद भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी है, खाता भी है। दूसरा सबसे बड़ा चांद अगर दाल को लीजिएगा तो दाल जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। दाल के लिए तापमान कितना चाहिए तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए। यही नहीं, बरसात की बात करिएगा तो 75 to 100 सेंटीमीटर बरसात चाहिए इसके लिए। अगर चले जाइए भारत में तो उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मुख्य फसल में और देखते हैं भारत में। अब ये देखिए फूड ग्रेन्स था, फूड ग्रेन्स के बाद आगे क्या देखते हैं कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के आगे दूसरे भी फूड देखते हैं।
तो दूसरे फूड हम क्या देख रहे हैं, पहला देखते हैं शुगर केन। शुगर केन की अगर बात करिएगा ईख का खेती क्या होता है। ईख का सोचिए सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लेता है ईख की खेती में। एक समय था, मैं बता रहा हूँ कि जब आप उठाइएगा हिस्ट्री 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, उस समय यूरोप में सबसे ज़्यादा कॉटन और शुगर का डिमांड बढ़ा था। या वही शुगर है। सोचिए आज हम लोग के पास ऐसा होता है ना कि शुगर तुरंत हमको चीनी लेना है तो तुरंत पैसा देते हैं, तो पैसा देकर तुरंत चीनी ला देते हैं। लेकिन पहले ऐसा समय नहीं था। एक समय था कि इसी चीनी के लिए गुलामगिरी तक चालू हुआ है, प्रोडक्शन के लिए इतना डिमांड था। तो आइए देखते हैं शुगर केन का। शुगर केन को उगाने में सबसे ज़्यादा 1 साल लगता है। शुगर केन का प्रोडक्शन के लिए पूरे 1 साल समय लग जाता है। शुगर केन एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक जोन में भी इसे ग्रो किया जा सकता है और सब ट्रॉपिकल में भी। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे दाल आपने देखा, दाल के लिए कितना तापमान चाहिए था, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। शुगर केन के लिए भी 21 से 27 चाहिए। दाल के लिए कितना चाहिए था, 75 से 100 सेंटीमीटर बरसात, इसके लिए भी 75 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात चाहिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब एक लाइन में सुन लीजिए, पूरी बात समझा देते हैं। शुगर केन, ईख जिसे बोलते हैं, भारत में इसकी भी खेती की जाती है। यह अदर देन फूड ग्रेन्स है। इस खेत चले जाइए, शुगर केन को इसको उगाने में पूरे 1 साल लगते हैं। जितना दाल को टेम्परेचर और बरसात की ज़रूरत होती है, उतना ही शुगर केन की ज़रूरत होती है। शुगर केन को भी 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान। अब बरसात 75 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात चले जाइए। यहाँ चले जाइएगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ईख की खेती आपको मध्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। जहाँ ईख की खेती की जाती है ना, वहीं पर शुगर मिल बैठाया जाता है, ताकि जो है शुगर केन को ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे तो उसके जो सुक्रोज होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे। इसी वजह से जहाँ शुगर केन की खेती होती है वहीं पर इंडस्ट्री बैठाई जाती है, ताकि बढ़िया से वो सुक्रोज हम लोग बाहर कर सके, तभी तो उसे चीनी में रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, वही होता है। आगे आ जाइए, शुगर केन के बाद ऑयल सीड्स। ये लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है कि लड़की लोग कम से कम ऑयल सीड्स को समझ सके। ठीक है, चूँकि ऑयल सबसे ज़्यादा वही सब इस्तेमाल करती है। ठीक है, आज तो मान लीजिए नेवले के बाल का भी ब्रश बन रहा है। बहुत सारे क्या होता है, फैट चर्बी होता है ना, चर्बी से भी क्रीम पाउडर बन रहा है, लेकिन लड़की लोग लगाती है और ऐसे कहेगी कि हम कुछ खाते ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स का देखिए, द ऑयल सीड्स कवर्स अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। सोच लीजिए, अगर आज भी अगर चले जाए ना, तो जो ऑयल सीड्स होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है, तेल निकालने वाले जितने भी सीड्स होते हैं, तो तेल निकालने वाले सीड्स जो है पूरे देश में जितना पर क्रॉप लगाया जाता है ना, उसका 12%, लगभग 12% जो है ऑयल सीड्स की खेती होती है हमारे यहाँ। आपको जो सरसों दिखाई देता है, सरसों भी क्या है, एक ऑयल सीड्स है, मस्टर्ड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, दीज आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम एज वेल एज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट्स। समझिएगा, भारत में अगर चले जाओ तो भारत में अगर बात किया जाए कि सर ऑयल सीड्स का, जैसे ग्राउंडनट हुआ, सनफ्लावर हुआ, या फिर मतलब क्या हमने सनफ्लावर हुआ, ये सभी ऑयल सीड जितना देख रहे हैं, इस ऑयल सीड जो है भारत में जितना खेती की जाती है, 12% खेती जो है पूरे ऑयल सीड्स की जाती है। ये ऑयल सीड्स में अगर आप चले जाइए, ऑयल सीड्स का प्रयोग साबुन वाबुन बनाने के लिए, कोई क्रीम पाउडर बनाने के लिए, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मस्टर्ड हुआ, जैसे सनफ्लावर हुआ, इन सभी का, सरसों का होता है ना, हम लोग के साइड में तो सबसे ज़्यादा सरसों ही फेमस है। ठीक है, तीसी हुआ, इन सभी चीज़ों का अगर लीजिएगा सबसे ज़्यादा किया जाता है। कॉस्मेटिक चीज़ें भी बनाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। दूसरा अगला देखते हैं, टी, चाय। ट्रेन में सभी लोग सुना होगा ना, और ऐसा नहीं सुना होगा तो ट्रेन में क्या बोलता है सब, चाय गरम चाय, सुना नहीं है? ट्रेन में ऐसे नहीं बोलता है जी, ट्रेन में नहीं बोलता है। अरे ट्रेन में नहीं बोलता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ चाय के बारे में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चाय की ही दुकान खोल दूँ। सुन रहे हैं क्या, कौन है, डॉली, हाँ, एक डॉली चाय वाले, कोई MBA चाय वाले, नरेंद्र मोदी जी चाय वाले। ठीक है, ये सभी चाय वाले ही हैं।
नहीं है। तो सभी चाय वाले इतना तेजी से विकास कर रहे हैं कि हमें लगता है कि सब लोग को चाय की दुकान ही खोल देना चाहिए। कैसा रहेगा? अरे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए और डॉली चाय बेचते बेचते सऊदी अरबिया चले गए और MBA चाय बेचने वाला रतन टाटा के पास चले गए। तो फिर अब भी चलते हैं, अगले दिन से चाय ही बेचते हैं, कैसा रहेगा? आइए बताते हैं उसी चाय के बारे में। ठीक है, चाय क्या है? हम लोग ट्रेन में बेचना है, ट्रेन में बेचेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रेन में हम लोग जब चलेंगे टूर पर ना, तो टूर पर घूमते समय उसी समय एक बाल्टी चाय बना लिया जाएगा। एक बाल्टी चाय बनाकर एक केतली में रख लेंगे। अब पूरे ट्रेन में चिल्लाएंगे चाय चाय चाय, गरम चाय चाय। और जब देखेंगे कि चाय बहुत गाढ़ा बन गया है तो किधर से पानी उसमें डाल लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और डाल के उसके बाद चाय चाय, गरम चाय। सब लोग 10 रुपये का देगा, मैं 5 ही रुपये का दूंगा। तब तो हमारे यहाँ लाइन लगा कर लेगा ना लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चाय, इस वजह से चाय देखिए सबसे ज़्यादा फेमस है। चूंकि चाय इसलिए फेमस है, हम अभी बताए ना, चाय इसलिए फेमस है ना। पहले चाय उतना नहीं फेमस था, लेकिन चाय जो है अंग्रेजों के आने के बाद एक फेमस हो गया, एक नरेंद्र मोदी के आने के बाद फेमस हो गया। हाँ, नरेंद्र मोदी हमारे जो है, 2 चीजें हुआ। एक, अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेज भारत में आने के बाद चाय फेमस कर दिए। कुछ दिन शांति रहा, तब तक से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचकर, और फेमस हो गया। तब तक से इतना फेमस हुआ कि वो MBA चाय वाले आगे बढ़ गए, तो डॉली बाबा आगे चले गए। अब अगली बारी तू लोग की होगी। आगे बढ़ते हैं चाय का। हाँ, चाय को अगर कहा जाए तो चाय बोला कि टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। ये क्रॉप्स नहीं है, ठीक है, ये प्लांटेशन है। एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में चाय की खेती की जाती है। जैसे आसाम चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए,